हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के जी नीट और गुजकेट के लिए चैप्टर फर्स्ट के जो फॉर्मूलाज है वो एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q in this chapter, and it is having two types. First one is positive charge and the second one is negative charge. First is positive and the second one is negative charge. ठीक है, हम इसको मोस्टली प्लस Q मतलब इस तरह से डिनोट करते हैं और सेकंड होता है नेगेटिव मतलब माइनस Q। और इसका रूल्स हम जानते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेंगे एक दूसरे से, और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो उसमें अट्रैक्शन होगा। क्लियर? चलो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ऑलवेज हम ऐसे लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लिखता है, दैट इज ये मतलब क्या डिनोट में करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऊपर वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट उसमें हम माइनस लिखते हैं। अगर वो प्रोटॉन के ऊपर है, मतलब यहाँ पे प्लस लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसका यूनिट अगर आप मानो तो यूनिट क्या होता है, ऑलवेज कूलम होता है। ओके, कूलम। और आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है I = Q/T फॉर्मूला। सो Q = क्या होता है, IT। ओके, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। तो उसका जो दूसरा यूनिट है वो एम्पियर इंटू सेकेंड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरा यूनिट है एम्पियर सेकेंड। ओके, चलो। एम्पियर सेकेंड की वजह से यहाँ पे उसका MLT फॉर्म भी ऐसा बन सकता है M0 L0 T1 एंड A1। T1 4 टाइम एंड द एम्पियर है तो यहाँ पे A1 लिखेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उसके लिए अपना SI यूनिट और उसका उसका यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला। अभी सेकंड जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो कोई भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज होता है या तो प्रोटॉन के ऊपर कोई भी चार्ज होता है, इसका n मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, वो nth ऑर्डर में होता है। दैट मीन्स n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, अगर प्रोटॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ओवरऑल आया Q = N × E। Q = N × E। N मतलब नंबर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें से MCQ किस टाइप के पूछे जाते हैं कि मान लो कि कोई भी सिस्टम का आपको एक तो चार्ज दिया है 1 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, दैट मीन्स वो तो माइनस हो सकता है, बट यहाँ पे याद रखो जब कैलकुलेशन वाइज आप इसमें ध्यान रखो। ठीक है, तो उसमें क्या लेना है, प्लस पॉजिटिव चार्ज लेना है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्मेट में होता है, इसलिए। चलो, तो यहाँ पे n 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे। ठीक है, तो आंसर अपना कितना आएगा, तो 1/1.6 कैलसी में करते हैं पहले, तो 1/1.6 विच गिव्स 0.625 इंटू 10⁻⁻19। 19 ऊपर जाएगा। चलो, तो n = 6.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो अगर आपने 1 कूलम जितना चार्ज लिया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18। और याद रखो एक ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा ये अपना जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है एग्जाम में।
आया समझ में? तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। इफ यू गिवन अ 2 कूलम चार्ज देन यू कैन कैलकुलेट लाइक 2 डिवाइड बाय 1.6 एंड 3 कूलम फॉर 3 डिवाइड बाय 1.6 लाइक दैट। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन टू कूलम्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज given in Coulomb's law? There are 2 point charges and we already defined the point charges in this theory, and the distance between these 2 charges is given by r. So the force applied between these 2 charges is proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so now put the constant here k. K is a dielectric constant, or you can say the constant of proportionality. Okay, so we can also write the formula like that, 1/4 pi epsilon 0 q1 divided by q2 divided by r square. Okay, so the value of k is 9 into 10⁹9. तो इसका यूनिट कैसे निकालोगे? तो ये देखो, ये आर स्क्वायर और Q1 Q2 को इस साइड पे लेके जाओ तो इसका न्यूटन हो गया, ये ऊपर गया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय Q इंटू Q1 इंटू Q2 मतलब कूलम स्क्वायर और नीचे जाएगा। ओके, और एप्सिलॉन 0 मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और देखो K और एप्सिलॉन 0 एक दूसरे से इनवर्स में है, रिवर्स में है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको कि भाई इस ए जो यूनिट है उससे पूरा उल्टा लिख दो, मतलब ये न्यूटन इनवर्स बन जाएगा, यहाँ पर मीटर रेस टू -2 बन जाएगा, और कूलम रेस टू माइनस ऊपर जाएगा तो -2 है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से पूरा जो इनवर्स है उसके फॉर्म में भी हम के और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरा हमने इस लॉ में देखा था कि के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है, सेकंड चैप्टर में भी हमने ये देख लिया है। ये कोई मीडियम की परमिटिविटी होती है और ये परमिटिविटी एंड वैक्यूम होता है, ठीक है। दोनों का डिवाइडेशन करोगे तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। ओके, और दूसरा एक फॉर्मूला था FM मतलब फोर्स इन एनी मीडियम इज गिवन बाय फोर्स इन वैक्यूम टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारे जितने भी कंसेप्ट है वो आपको इसमें याद रखने, क्योंकि इसमें से कोई भी फॉर्मूला कोई भी सम्स आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें पूछा जाता है इफ द फोर्स इज गिवन इन एनी मीडियम इज लाइक दैट 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन एंड सो व्हाट इज द फोर्स इन वैक्यूम, तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट FM इंटू K एंड K is the non value which is 9 into 10⁻⁹, so you can multiply FM by K and got the answer. Okay, so this is the basic and this is the juice of Coulomb's law. You can say juice of Coulomb's law means the importance formula of the Coulomb's law. Okay, so moving on to the next, electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सिंपल, इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लिखे तो क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स डिवाइड बाय चार्ज मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको कोई चार्ज से आप डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट, फोर्स फॉर न्यूटन एंड क्यू फॉर कूलम। ओके, so E is equal to F by Q. So we can also write this formula like that, E is equal to KQ by R square. Why KQ by R square? Just because of it is dividing force with the Q. So eliminate a 1Q from this formula. So we have 2Q here. By eliminating a 1Q here, we can got the formula KQ divided by R square is the formula of electric field. Got it? So E is equal to KQ by R square and the SI unit of electric field is N divided by Newton per coulomb. So we can write the MLT form as well.
For Newton it is m1, L1 and t minus 2, and for Coulomb it is A1 and T1. So overall we can get the formula m1, L1, t minus 3 and A minus 1 is the dimensional formula of इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में भी आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कहाँ पे होती है? आउटसाइड रीजन में होती है, मतलब बाहर की साइड जाती है. रेडियली आउटवर्ड ऐसे बोला था, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली ऑलवेज इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और दूसरा कंसेप्ट इसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि E ऑलवेज आर स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स अगर R इंक्रीज होता है, मतलब ये डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वो रिड्यूस होती जाएगी. जितना इससे नज़दीक होंगे चार्ज से उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. आया समझ में? तो इसमें आउटसाइड है और इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ये कंसेप्ट भी हमने वहाँ पे पढ़ा था. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? So here is a plane and the number of electric field lines are passing through this plane in a perpendicular manner. Electric field is here, it is a plane is here. So by simply we can say that the number of electric field lines are passing through this plane is called its electric flux. And electric flux is defined by two vector quantities E into delta S. For E is a electric field here and delta S is a small part of this small area of this plane. Okay, we can write this formula like that, E into S as well, just because of by adding this small amount of areas over here, and we can get the integral form of this small amount of area. Okay, so we can write E into S here. By having flux here, we have three probabilities: theta is equal to 0, theta is equal to pi by 2, and theta is equal to pi. So the formula E is equal to ES into cos theta. सॉरी, अगर यहाँ पे डॉट है तो डॉट को हटा दो, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? cos थीटा. तो अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 है, किसके बीच में? E और S के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में अगर थीटा 0 है तो वी कैन गेट द मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब ES जितना फ्लक्स मिलेगा हमें. ओके, अगर मान लो कि दोनों के बीच में थीटा π/2 जितना है, ठीक है, कितना है? π/2 जितना थीटा है, तो फ्लक्स आपको कितना मिलेगा? तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे. ओके, तो फाई इज इक्वल टू, इसमें फ्लक्स कितना मिलेगा आपको? 0 फ्लक्स मिलेगा. और थीटा इज इक्वल टू पाई है, अगर पाई रखा आपने तो फाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा -E इंटू एस जितना. आया समझ में? तो ये जो तीन कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो तीन कंसेप्ट है उसके बेस पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, π/2 और पाई, इसके बेस पे आप तीन इसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. इसके बीच मतलब इसके बेस पे कोई MCQs आ सकता है. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज बेस्ड ऑन दी टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड दी नेगेटिव चार्ज. It is a structure of positive charge and the negative charge, -Q and +Q. The direction of electric field is always from minus to plus, and the distance between these two charges is always equals to 2a. So the direction of this electric charge
वो आपको याद रखनी है, ऑलवेज कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ दी चार्ज, मतलब 2AQ इसका फॉर्मूला है। चलो इसका यूनिट क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या मिलेगा, तो इसका हो गया कूलम और ये हो गया मीटर, कूलम इंटू मीटर। आया समझ में? तो ये जो सारी चीज़ें हो इसमें से आपको ध्यान में रखनी है, इसमें से ऐसा यूनिट भी मिल सकता है। देखो ये है कूलम, कूलम मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है, और यह है मीटर, तो M0, L1, T1 एंड A1। आया समझ में? T1 मतलब टाइम और A1 मतलब यहाँ पे एम्पियर। ये T1 और A1 एक Q मतलब कूलम का है, Q का है। आया समझ में? तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे और दो थ्योरी थी। जब भी वर्ड आए आपको डाइपोल एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल a point on the axis of the dipole, on the axis of the dipole, that means 2kp divided by r cube. But whenever you find the dipole at a point on the equator of the dipole, so the formula is E is equal to minus kq by r cube into p cube. So these are the two most important formula I can say, most important। कोई भी अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल भी इसमें से पूछे तो दोनों फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोलेक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलेक्यूल्स, वन इज पोलर एंड द सेकंड वन इज नॉन पोलर। व्हाट इज पोलर मोलेक्यूल? Polar molecule, the positive charge and the center of the positive charge and the negative charge is not coincide with each other. It is called a polar molecule. But in a non-polar molecule, what happens? The center of positive charge and the center of negative charge are coincide with each other. So there is what happens here? There is a gap, certain gap in between positive and negative charge. So permanent electric dipole moment is here. But there is no permanent electric dipole moment here. For example, polar HCl and H2O is there, and for non-polar it is H2, CO2, CH4. These are all the non-polar. But by applying some electric field to non-polar molecules, we can generate the electric dipole moment in it. Okay, so you have to remind what is polar, what is non-polar, and we already studied this concept in chapter 2 as well. Okay, so these are all the formulas, but it is not yet completed. We will study this further formula in next lecture. So you have to prepare this formula first, and after that completing all the formulas and revision of our formulas, we will have a MCQ solution. So thank you very much.